ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टेज एंड एंड टू प्रिविलेज। जैसे ग्रोइंग मिडिल क्लास ग्रो हो रहे थे, मिडिल क्लास में पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही थी, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही थी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को, मतलब कि चर्च एंड नोबल को, वो उसके विरोध में थे, उसे एंड करने के मोड में थे। द 18th सेंचुरी विटनेस किया द एमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एट द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी मिडिल क्लास अराइज हुई, मतलब कुछ लोग जो लोअर क्लास के लोग थे, थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, थोड़ा वो ग्रो करने लगे, और who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods। जैसे कि व्यापार करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे सामान की। सच जैसे कौन कौन से गुड्स वो बनाते थे, जैसे कि वूलन, सिल्क की टेक्सटाइल। इस तरह से जो मिडिल क्लास है ग्रो होने लगी। ग्रो होने का मतलब उनके पास पैसा आने लगा। That were either exported or bought by the rich member of the society। मतलब वो ऐसे कपड़े बनाने लगे या जिन कपड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था या जो रिच मेंबर थे वो खरीदते थे। इस तरह से उनके पास पैसा आने लगा। मिडिल क्लास का मतलब वो है कि अब जो लोअर क्लास थी उसके पास पैसा आने लगा। कैसे आने लगा? कुछ ट्रेड के थ्रू, टेक्सटाइल के थ्रू, वूलन की या सिल्क की टेक्सटाइल, जो वो अच्छे कपड़े बनाते थे तो वो उन कपड़ों को एक्सपोर्ट करते, या फिर जो हाई सोसाइटी वाले लोग थे उन्हें खरीदते। इस तरह से उनके पास पैसा आने लगा। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, थर्ड स्टेट इंक्लूड, जैसे उसमें प्रोफेशन सच एज लॉयर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। अब इनके पास पैसे आने लगे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड। अब ये सब एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तभी अपना कुछ नया काम कर रहे थे या कुछ सर्विसेज में थे। तो ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब ये पढ़ लिख के अपने उस मुकाम तक पहुँचे थे कि इनके पास पैसा आने लगा, तो अब इनका दिमाग इतना चलने लगा कि बर्थ, जन्म लेने के उसी से ही लोगों को कुछ प्रिविलेज नहीं दिया जा सकते। जैसे कि दो सोसाइटी स्टेट थे ना, चर्च और नोबिलिटी, उन्हें तो बाई बर्थ ही सब चीज़ें मिल रही थी। तो ये लोग जो मिडिल क्लास थी इसके विरोध में थे कि जिसने जहाँ जन्म लिया उसके हिसाब से अब उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ए पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इनका कहना था कि जो इंसान क्या जो भी करता है उसी काम के बेस पे उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि उस बेस पे जिसमें उसने जन्म लिया है। These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunity for all। ये ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे थे जो सोसाइटी में फ्रीडम हो और लॉ सबके लिए इक्वल हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी सबके लिए इक्वल हो, मतलब जिसकी मेरिट जैसी है उसके हिसाब से उसे वैल्यू दी जाए। और ये फिलोसफी थी जॉन लॉके एंड जीन जैकस रोसोई की। मोंटेस्क्यू प्रपोज किया था, इन्होंने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इनका कहना था कि पावर सारी उनके हाथों में है, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के हाथों में। अब ऐसा नहीं होगा। इन पावर को मोंटेस्क्यू ने प्रपोज किया था कि पावर को एक के हाथ में नहीं दिया जा सकता। तीन अलग अलग सेक्टर होंगे, लेजिस्लेटर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होंगे, जुडिशरी अलग होंगे, जो एक दूसरे की पावर को चेक करेंगे, रोकेंगे। तो कोई भी सुप्रीम पावर नहीं होगी। ये इस सोसाइटी, इस बेस, ये था उनका बेस जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी। जो मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी, जो जिनके पास पैसा आ रहा था, पैसा आने की वजह ये थी कि वो ट्रेड के में या एक्सपोर्ट में या फिर बाई एजुकेशन किसी उसमें प्रोफेशन में घुसे हैं और पैसा उन्होंने कमाया है। तो उनका ये मानना था कि जी बाई बर्थ किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, उनकी वैल्यू उनकी मेरिट से की जानी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन द यूएसए। ये मॉडल यूएसए ने अपनाया। कब अपनाया? जब उन्हें आज़ादी मिल गई। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी पहले ब्रिटेन के अंडर में था, तो उन्हें आज़ादी मिल गई तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया कि मेरिट के बेस पे ही मिलेगा जो मिलेगा, बाय बर्थ कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द guarantee of individual rights was an important example for the political thinker in France।